साथियों नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन टीवी। इस वक्त मेरे साथ उपस्थित है मिस्टर अरविंद कुमार पटेल सर, जो कि मैं उनके एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आया हूं, जो कि एक छोटी सी संस्थान चलाते हैं सर। और उस संस्थान में बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा शिक्षा से रिलेटेड कि आज के समयों में जो हमारे समाज में शिक्षाओं की एक बड़ी स्तंभ जो खड़ी की जा रही थी, उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक अपवाद है या बहुत बड़ी समस्या निकल कर आती है। जैसा कि प्रदेश में पता नहीं कितने ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं, मिडिल विद्यालय हैं, जिन्हें बंद कर दिए गए किन्हीं कारणों की वजह से, कि अगर उस विद्यालय में बच्चे सही मात्रा में नहीं रहेंगे तो उस विद्यालय को बंद करके किसी दूसरे विद्यालय में उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं मिस्टर अरविंद कुमार पटेल सर का, मैं अपने नेशनल बहुजन टीवी के सभी दर्शकों के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप अपने छोटे छोटे प्रयासों से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर के जितनी भी समस्याएं हैं उस समस्या को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सर मैं जैसा कि अभी मैं तो आपसे बहुत दिनों से परिचित हूं, तो मैं आपसे केवल यही प्रश्न करना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रदेश में विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, छोटी छोटी चाहे विद्यालय हों चाहे बड़ी सी बड़ी विद्यालय हों, जिसमें बच्चे की सही मात्रा में पूर्ति नहीं थी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये किस नज़र से देखते हैं इसको आप? देखिए, विद्यालय जो बंद हो रहे हैं इसमें तो कहा अगर जाए तो कुछ टीचरों की भी गलतियां हैं और कुछ गार्जियन की भी गलतियां हैं। क्योंकि टीचर, एक तो पहली बात यह है कि वहाँ जो भी विद्यालय हैं, जिस ग्राम सभा में विद्यालय हैं, वहाँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं। टीचर कितने बजे आ रहा है, कब आ रहा है, कॉलेज कितने बजे खुल रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर घर, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें तो इतना समझ होती नहीं है कि हमें क्या करना है, बस उनका मन खेलने में लगा रहता है। तो वो जाते हैं, अगर कोई नहीं रहता है टीचर तो फिर इधर उधर खेलने के बाद घर चले आते हैं, फिर टीचर आते हैं, फिर बच्चे कम होते हैं। और यही कारण है कि जो सरकार आज स्कूलों को बंद करने पर कगार आ रही है। वैसे कहा जाए सर, अगर तो जो शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में सेलेक्ट होकर आते हैं, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है काफ़ी वेस्ट होती है। तो इस तरीके से अलाई मस्ती क्यों करते हैं वो? क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका कारण यही है कि उनके ऊपर उच्च अधिकारी ज़रूर हैं, लेकिन दबाव नहीं है उनके ऊपर। अगर उच्च अधिकारियों का सही तरीके से अगर दबाव हो शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो काम जरूर करेंगे। बिल्कुल। और बात अभी देखिए, कुछ पहले कांड सीतापुर का हुआ था, जिसे बीएसए और टीचर के बीच हुआ था। कुछ उसमें रीजन था, जो टीचर को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो बीएसए के कार्यालय में जाने के बाद फिर भी उसे वहाँ पर अपशब्द कहे गए, जिससे उसको ये कदम उठाना, आक्रोशित हुआ, कदम उठाना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि उसमें साजिश थी, जैसे एक जो गुप्ता थी, अवंतिका गुप्ता जो थी, उसमें साजिशों के तहत इस तरीके से किया गया उसके साथ। तो इस पर भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि जो उच्च अधिकारी हैं, बीएसएस से भी उच्च अधिकारी हैं, उनको ये चाहिए कि देखिए, एक टीचर जो होता है वो बच्चों को भविष्य संभालने के काम करता है। वो चाहिए कि जो भी इसमें घटनाएं हुई हैं शुरू से लेकर के अंत तक, उसकी वीडियो जांच कराएं। और बीएसए से लेकर के अध्यापक, मैं केवल बीएसए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अध्यापक की बात कर रहा हूँ, जो इसमें गलती पाया जाता है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जरूरी की जाती है, जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। जी, जैसा कि अभी सर आपने बताया कि जो ग्रामीण स्कूलें हैं उसमें जो गार्जियन हैं या जो पेरेंट्स हैं वो ध्यान दें कि टीचर कितने बजे आ रहा है। देखिए, वैसे तो आपको पता है कि ग्रामीण अंचलों में लोग दिन भर की दिहाड़ी करके अपना पेट पालते हैं और उन्हीं के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो देखें, जांच करें। तो क्या इस पर ग्राम प्रधान की भी नज़र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता है, क्योंकि सरकार हर कार्यों के लिए उसे ही उत्तरदायी मानती है। जो भी वो फैसले देता है वो सरकार उसके मानने के लिए बाध्य होती है। वैसे भी जो भी होते हैं, जो जैसे
प्रशासन हुई आई तो पहले ग्राम प्रधान को ही बुलाया जाता है। तो इसमें ये ज़रूर होना चाहिए कि जो ग्राम प्रधान है वो ये देखभाल करे कॉलेजों का कि भाई टीचर सही समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उसको आप लिखित शिकायत दीजिए उसके ऊपर टीचर को कि भाई ये टीचर नहीं आ रहा है। हर ग्राम सभा में होना चाहिए, ये दायित्व प्रधान का होना ही चाहिए। क्योंकि अब माता पिता हैं, ठीक है, गाँव के हैं, अब भाई मजदूरी करेंगे कि बच्चों की देखभाल करेंगे या फिर टीचर की देखभाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि जो ग्राम प्रधान हो उस गांव का वो अपने ऊपर ये ले और लोगों को ये विश्वास दिलाए कि आप हमें चुनिए तो हम आपके गांव का विकास करेंगे। कुछ ये होता है कि जैसे ग्राम सभा में जो प्रधान होते हैं हालांकि काम करना चाहते हैं लेकिन कुछ अराजक तत्व होते हैं, विपक्षी जिसको बोलते हैं। विपक्षी होना गलत बात नहीं है, सही है, लेकिन गलती वहाँ होती है जहाँ काम करने पर अंगा लगाया जाता है। बिल्कुल समझ रहे हैं ना। अगर आप काम किया जा रहा है, क्योंकि ग्राम सभा में अगर रोड बनाए जा रहे हैं, नाली बनाई जा रही है, तो वो किसी अदर ग्राम सभा के व्यक्ति के लिए नहीं है, वो आपके जितने भी ग्राम सभा के लोग हैं आएंगे, आपके उनके भी रिश्तेदार आएंगे, हर व्यक्ति आएगा तो वो देखेगा भैया हाँ ये ग्राम इतना स्वच्छ है, वो भी भाई उस ग्राम की बड़ाई करेगा कि हाँ यहाँ के लोग अच्छे हैं भाई रोड के लिए। क्योंकि आजकल आदमी क्या करता है, ज़मीन लिखाने के लिए बाहर भागता है, किस लिए, रोड पे। और वही गाँव में रोड 2 हाथ इधर 2 हाथ उधर नहीं देना चाहते। एक व्यक्ति सोचता है कि हमारे में न जाए उसके में जाए। तो अब गाँव में यही चलता है कि जैसे कुछ लोग हैं किसी के यहाँ उठते बैठते हैं, अगर वो गलत कर रहा है उस गलत को वो लोग दरनिकार करके उसी की सहायता करते हैं। जो सही नहीं है उसी की सहायता करेंगे, जो सही है उसकी सहायता नहीं करते। इसलिए आजकल जो ग्राम में एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही, ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए आया गांव के, ठीक है, उसके बाद जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि बुजुर्ग का ही बात माना जाता है, जो भी प्रशासन आएगा तो बुजुर्ग लोग ऐसे हो जाते हैं कि सच्चाई जानते हुए भी उस सच्चाई को नहीं बताते कि भैया ये गलत है ये सही है। वो कहते हैं भैया आपका ऐसे लड़ाई है, ये है, हम नहीं बोलेंगे वो। तो इसी में क्या होता है कि क्योंकि अगर भाई जो व्यक्ति मार खाएगा या जिसके साथ गलत होगा वो बाद में यही सोचेगा कि आज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, कल भाई अगर हम सही हुए तो हम भी गलत करेंगे। तो ये धीरे धीरे क्या होती है, गाँव में ये झगड़ा उत्पन्न होने का यही कारण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर न्याय हो पाता नहीं। क्योंकि गाँव का प्राथमिक न्याय तो प्रधान ही होता है। तो उसको ये चाहिए कि चाहे परिवार हो उसका, चाहे जो हो, वो निष्पक्ष तरीके से, अगर मान लीजिए रास्ता ले जाना है, अगर जिसकी मान लीजिए घर बन गया है, बगल वाले से वही सहमत होकर ले जाए। अब ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के उसमें कर दे ना। तो ये सारी समस्याएं होती है जो ग्राम में आजकल देखने को मिलती है और एक दूसरे के साथ द्वेष उत्पन्न करती हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो शिक्षा है उसमें सुधार केवल तभी आ सकता है जब शिक्षित वर्ग जो है वो सामने आएगा, यानी हर एक पहलुओं पर नज़र रखेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि एक मैं प्रश्न भी करूंगा सर से कि क्योंकि सर एक शिक्षण संस्थान चलाते हैं, तो क्या आप अपने जो यहाँ पर गार्जियन के बच्चे आते हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? देखिए, जो गार्जियन के बच्चे आते हैं यहाँ पे, हम सबसे पहले उनको यही कहते हैं कि देखिए आप बच्चे को पढ़ाने आए हैं, क्योंकि एक कोचिंग संस्थान या कोई कॉलेज तो है नहीं। आपकी इस कोचिंग संस्थान का नाम क्या है, थोड़ा सा बताइए। और कहाँ? ये स्वास्तिक एजुकेशन है, ये रायपुरा में है इस समय। और कितने से कितने क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, कौन कौन से विषय चलते हैं? यहाँ पे 1 से लेकर के 12 तक क्लासेस चलती हैं। यहाँ 3 विषय चलते हैं, फिजिक्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट चलते हैं। और मैं गार्जियन को यही सलाह देता हूँ कि देखिए आप लोग क्योंकि गांव के व्यक्ति हैं, क्योंकि दिन भर काम करते हैं, बच्चों को उतनी देखभाल नहीं कर पाते, लेकिन एक बात ज़रूर किया करिए कि घर पे आया करिए, क्योंकि आप लोग इतने शिक्षित नहीं हैं, हमें पता है। तो कम से कम ये ज़रूर देखा करिए बच्चों की कॉपी में कि बच्चे ने लिखा क्या है। उस कॉपी को थोड़ा सा जो भी घर का व्यक्ति है, जो भी उसके बड़े भाई हैं या कोई है पढ़ने वाला, उसको बुलाइए, थोड़ा सा उसको दिखाइए कि भैया देखिए पढ़ा क्या है, इससे थोड़ा सा पूछिए समझ में आया जो पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। कि पता चला सर पढ़ा दिए हैं, बस लिख लिया, बच्चे को समझ नहीं आया क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया। तो ये सबसे ज़रूरी होता है गार्जियन का, क्योंकि देखिए बच्चे कोचिंग या मान लीजिए विद्यालय है तो 3 से 4 घंटे रहेंगे, कोचिंग है तो 1 से 2 घंटे रहते हैं। तो इतना समय में उन बच्चों का देखभाल नहीं हो पाता। समझ रहे हैं ना। तो जैसा कि भी सर ने बताया, बहुत अच्छी सजा दी, बहुत अच्छा सलाह दिया सर ने कि विद्यालय हो या फिर कोचिंग संस्थान हो, इसमें बच्चों की तभी उन्नति हो सकती है जब पेरेंट्स जो हैं वो घर पर जाकर केयर करेंगे। माना कि पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सर का कहना है, फिर भी अगर वो बच्चों का केयर करते हैं तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो सर मैं अब एजुकेशन को साइड में रखकर मैं अब सवाल करूँगा
ग्राम पंचायत की उन मूलभूत समस्याओं की जो जनता एक आस लगाती है कि हमारे गांव का प्रधान जब होगा तो हमारे गांव में नालियां होंगी, हमारे गांव में शौचालय होगा, एक आंगनवाड़ी केंद्र होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, या फिर तरह तरह के वो उम्मीद लगाए बैठते हैं। जनता की एक उम्मीद होती है कि हमारे गांव की जो सड़कें हैं वो काफ़ी सही हो जाएंगी, नाले काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो इस पर क्या कहना है, किस तरह का प्रधान होना चाहिए कि गांव का जो मूलभूत समस्याएं हैं वो दूर हो पाएँ जड़ से? देखिए, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी के बारे में तो कोई बता नहीं सकता कौन कैसा निकलेगा कैसा नहीं। मैं केवल और केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह का प्रधान होना चाहिए कि इस तरह की समस्याओं को दूर कर सके। देखिए, क्या है कि सब कुछ प्रधान के ऊपर ही निर्भर नहीं करता, क्योंकि प्रधान लोग चुनते हैं, एक मुखिया होता है। मुखिया का मतलब ये है कि सरकार सारी चीज़ें उसके हवाले कर देती है, भैया आप इसको लीजिए, इसको कराइए। तो अगर आपको गांव में विकास करना है तो, क्योंकि गांव में ज़मीनें हर व्यक्ति की है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो अगर वहाँ पे गांव में अगर विकास आपको करना है तो सब लोगों को मिलजुल करके, जिसकी ज़मीन जहाँ भी है, जो भी आवश्यकता है, अगर सड़क की आवश्यकता है, रोड की आवश्यकता है, नाली की आवश्यकता है, क्योंकि गांव में देखिए यही सारी चीज़ें होती हैं कि सड़क बन जाए, नाली बन जाए, लाइट लग जाए, और तो वहाँ ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए जैसे एजुकेशनल हो गया, तो एजुकेशनल के लिए भाई अगर ज़मीन देंगे तो सारी चीज़ें होगी, और देने मात्र से नहीं होता। देखिए, आप गाँव के व्यक्ति हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि हमारा गांव शिक्षित हो, और हमारा ही नहीं, जितने बच्चे हैं हमारे गांव से प्रेरणा भी लें, अदर गांव जो है हमारे गांव से प्रेरणा ले, शिक्षित हो, उसके लिए आप लोगों को, सब लोगों को एकजुट होकर के सही तरीके से, न्यायोचित, ऐसा नहीं कि अन्यायिक तरीके से करेंगे। अगर अन्याय तरीके से करेंगे फिर एक पक्ष नहीं मानेगा, एक पक्ष मानेगा, फिर वहीं लड़ाई होगी। आजकल हर गाँव में यही देखने को मिलता है कि भैया। वाकई में आपने बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है। एक्चुअली क्या होता है कि लोग प्रधान तो बना देते हैं, लेकिन जो विपक्ष होता है वो उसको एक प्रकार से गिराने का, उसकी छवि को धूमिल करने का काम करता है, तो जिससे कि जो गांव की मूलभूत समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो पाती हैं। तो इस पर जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं, जैसे हमारे इस समय वार्ड नंबर 56 के जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं, तो उन्होंने आपके गांव में, आपके क्षेत्र में किस तरह का काम किया और उन्हें किस तरीके का काम और करने चाहिए थे, इसके बारे में क्या कहना है आपको? जिस उम्मीद से जनता ने उन्हें चुना था, उस उम्मीद से क्या खरे खोटे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं? देखिए, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं वो तो कभी दौरा किए नहीं, आए ही नहीं। अब वो अपने व्यक्तिगत लोगों का जो उनके संपर्क में है उनकी देखभाल करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को ये चाहिए। देखिए, अगर कोई भी, चाहे वो प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो अगर द्वेष रहित अगर काम करेगा तब लोगों का विकास होगा। अगर ये सोचे कि हम जीते हैं, हमारे कार्यकर्ता ने जिताया है, सिर्फ अपने कार्यकर्ता का ध्यान देंगे, तो ये काम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कार्यकर्ता सिर्फ अपना बनाने के चक्कर में रहेगा। आपको देखना है कि अगर कार्यकर्ता कह रहा है कि भैया हमें ये काम कराना है, तो आप वहाँ जाइए, देखिए क्या उचित है, क्या सही है, क्या नहीं है। आप सिर्फ एक व्यक्ति को अगर सारी सुविधाएं देंगे तो अन्य व्यक्ति क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। आजकल यही हो रहा है कि एक लोग नेता बन गए गांव में, भैया सबको कहें कि चलिए वोट दीजिए, हम काम कराएंगे। जिताने के बाद अब जो व्यक्ति चुना गया है उसके संपर्क में जो व्यक्ति था उसी को जानेंगे, और जो व्यक्ति वोट दिए हैं उसका तो हो गया, उसको तो कोई देखता नहीं, बस अपना लहाने के चक्कर में रह जाते हैं। जैसा कि अभी आपके इन इलाकों में, जैसे चाहे हंसरा हो, टिकरी हो और मदरा हो, इन इलाकों में अभी कुछ दिन, अगर पिछले दिनों में मैं बात करूं तो बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित थे। उनमें ग्राम प्रधान का या जिला पंचायत सदस्य का या फिर विधायक का या सांसद का क्या योगदान रहा, और ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं इनमें किस तरह का काम किया जाए कि ये बाढ़ जो है रुक सके, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, जो अभी बाढ़ का मौसम था, हालांकि ग्राम प्रधान का कार्य यही है कि वहाँ के जितने लोग भी हैं उनको सुरक्षित रखने का काम करें, क्योंकि बड़े अधिकारी विधायक तो आएंगे नहीं, और इनको अगर जो समस्याएं होंगी वो ये लिखित माध्यम या फ़ोन के माध्यम से देंगे तो वो मुहैया कराएंगे। लेकिन आजकल क्योंकि पार्टियाँ बंदी हो गई हैं, अगर कोई विधायक है भाजपा का, कोई अदर पार्टी का है, तो वो सोचता है कि इस व्यक्ति को हम उतना सुविधा न दें जिससे कि ये अगले चुनाव में जीत न सके। वो अपनी पार्टी के लिए बनाता रहता है, और कुछ जो भी सुविधाएं दी गई हैं आता है सारी चीज़ें। अब देखिए, हालांकि आज तक जितनी भी सुविधाएं हैं कोई ईमानदारी से तो नहीं दी जाती हैं,
ये सरकार भी जानती है, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो उनके पर्सनल रहते हैं। 2 4 10 व्यक्तियों को अलग से बांट दिया जाता है। हमने देखा था अभी यहीं आसपास के गाँव में काफ़ी कुछ बांटा गया। जहाँ कुछ नहीं डूबा गया वहाँ भी बांटा गया, जहाँ डूबा गया वहाँ बहुत कम मात्रा में बांटा गया। अब ये सरकार का रीजन क्या था, क्या नहीं था? अब क्योंकि सरकार क्या देखती है, जैसे मुख्यमंत्री जी हैं वो डाटा देखते हैं कि भैया हाँ, अब उन्हें ये नहीं पता है कि किसका खेत डूबा है, किसका नहीं डूबा है, किसका घर डूबा है, किसका नहीं डूबा है। अब जो प्रधान जी डाल दिए नाम वही वहाँ पहुँच गया और वहाँ वो विधायक जी के पास पहुँचा, वहाँ से वो पास कराए, उनको मिल गया। और जो है तकलीफ में वो तकलीफ में बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखिए हैं समस्याएं, और मेरे समझ से ये समस्याएं रहेंगी क्योंकि पार्टियां बंदियां होती रहती हैं और ये समस्याएं तभी खत्म होगी जब तक आदमी एक दूसरे से द्वेष रहित नहीं होगा। समझ रहे हैं? जैसा कि अभी सर ने बताया कि देखिए जो पार्टियों के तहत काम किए जा रहे हैं, अगर यहाँ तक प्रधान हो, यहाँ तक बीडीसी हो, हर एक छोटे से छोटे पदाधिकारी जो हैं वो पार्टियों में घुल मिलकर मलाई खाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से विकास जो है वो नहीं हो पा रहा है। ज़मीनी जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। वाकई में जो खुलकर सपोर्टर रहता है उसका विकास होता है, और जो जनता को बरगला कर किसी दूसरे डाइवर्ट मोड में लेके जाती है उसका विकास नहीं हो पाता। हमने कई ऐसे रिसर्च के दौरान मैंने देखा है कि कई ऐसे मकान हैं ज़मीन पर, अगर कोई नेता आए, कोई विधायक आए, कोई सांसद आए तो वो देखें कि कई ऐसे मकान हैं, कई ऐसी झोपड़ियां हैं जिनमें लोग उसी मकान में सर रहते हैं, उसी मकान में खाना भी बनाते हैं, उसी मकान में यहाँ तक जो छोटे बड़े जानवर हैं उनके उसी मकान में बांधने का काम करते हैं। इस पर किससे उम्मीद लगाई जाए सर, क्या कहना है इसके बारे में आपको? उम्मीद क्योंकि ग्राम सभा के लिए है तो उम्मीद तो ग्राम प्रधान से ही लगा सकते हैं, लेकिन विपक्षी, जैसे हमने अभी बताया कि विपक्षी होने के कारण ध्यान ही नहीं दिया जाता। जैसे आपने कहा अभी एक ही घर में सारी चीज़ें, मजबूर हैं, क्या करें। अब वो वोट दे दिए हैं, अब किसके थ्रू दिए हैं या डायरेक्ट दिए हैं, जिसके थ्रू दिए हैं वो भी नहीं देख पा रहा, वो सिर्फ अपने में लगा हुआ कि हमें कितना मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये सब चीज़ें देखने के बाद भी उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती। इसीलिए क्या होता है ना कि जितने लोग भी हैं, पात्र हैं, वो छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, जो अधिकारी हैं, पता है कि अगर हम किसी अन्य को दे देंगे, अगर हमारी कमियां मिलेगी तो सरकार बहुत क्या करेगी, वो डिमोशन कर देगी, लेकिन फिर भी लूट का तो जरिया हमें बनाए रहेगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने देखा एक लेखपाल के घर, कानूनी घर, करोड़ों की संपत्तियां मिली। उन्हें क्या किया गया, कानूनगो से करके लेखपाल बना दिया गया। तो उन्हें ये सजा दी गई कि भैया आप कानूनगो आप थे 1 लाख लेते थे, अब लेखपाल हो गए तो 50 लाख लेना। बस ये कहने मतलब भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार भले सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर दिए हैं, वास्तविकता यही है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। क्योंकि देखिए कई भ्रष्टाचार ऐसे हैं कि जो पैसे नीचे से लेकर के ऊपर के अधिकारियों तक जाते हैं। यही रीजन है कि जो अधिकारी होते हैं वो अपने छोटे वाले लेवल के कर्मचारियों को सिर्फ डिमोशन करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करते। यही रीजन है कि जो आजकल उन्हें पता है कि हम भ्रष्टाचार कर लेंगे, पकड़े जाएंगे, डिमोशन करके करछना में मेजम पहुंचा दिए जाएंगे, क्योंकि हमारा स्रोत तो सरकारी बना हुआ है। और बहुत करेंगे तो हमें अगर कहीं ऑफिस में बैठा देंगे तो मेरी पेमेंट तो 40,000 तो आती रहेगी। कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य जातिवाद तो नहीं है कि जातिवाद की वजह से ऐसा किया जा रहा है? देखिए इसमें तो सारी चीज़ें, बहुत चीज़ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से चल रही हैं उसमें अगर देखा जाए तो बहुत कुछ होती हैं। अगर यहाँ तक हमने कई बार सोशल मीडिया पे, अभी बाढ़ के समय में मैंने खुद पीयूष रंजन निषाद जो कि हमारे माननीय विधायक करछना से हैं, उन्होंने सारी चीज़ें वीडियो बनाई थी, तो हमने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा आप करछना तहसील के ग्राम सभा हंसरा का भी थोड़ा सा हाल देखिए, जो कि हर साल आए दिन वो बरसात की चपेट में चढ़ा रहता है और यहाँ तक कि रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे कि लोगों का, बच्चों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। तो आप लोग इसका ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे कि यहाँ के लोग, अगर मान लीजिए नहीं कोई उपाय है, भारी संख्या में आपके धन की समस्या हो रही है, तो आप ऐसा कोई जुगाड़ बताइए, रास्ता बताइए कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि लोग, मान लीजिए ये रास्ता ब्लॉक हो जाए, दूसरे रास्ता से निकलने के लिए। तो कौन सा ऐसा, अगर आपको मैं एडवाइस करने के लिए कहूँ तो कौन सा ऐसा रास्ता है जो कि अगर हमारे गाँव में एक ताला है, हंसरा ग्राम सभा में ताला मौजा है, वहाँ से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अब खेतों लोगों का है तो कोई देने को तैयार नहीं है।
अगर हमारे ग्राम सभा अगर में उन्हें मुआवजा दिया जाए सरकार के द्वारा तो शायद ये इसका काम तो सरकार करेगी ना, इसका काम सरकार करेगी। सरकार के साथ साथ उस ग्राम सभा के व्यक्ति और ग्राम सभा के प्रधान वो सब मिलकर के करेंगे। ऐसा नहीं कि ग्राम सभा के प्रधान चाहे लोग ना चाहें, क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज़ें ग्राम सभा में नई चीज़ें का निर्माण होता है तो उसके लिए स्वीकृति होनी चाहिए। हाँ, अगर आप सिर्फ वो लड़ रहे हैं तो कुछ लोग जाएंगे अपोजिट में डाल देंगे कि अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर ये हमें इससे निजात चाहिए तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और सबको लिखित में देना पड़ेगा कि हाँ हमें ग्राम सभा हथसरा में एक रोड की आवश्यकता है जो ताला से हथसरा में लिंक होनी चाहिए। इसके लिए जिसके भी ज़मीन है, मैंने ये नहीं करा कि उनसे ज़बरदस्ती लीजिए, उनको कहिए, हर चीज़ करिए। और वहाँ एक व्यक्ति का ना लीजिए, जितने व्यक्ति हैं उनको बराबर लीजिए, हर व्यक्ति खुश रहेगा और उनको उतना मुआवजा दिलाइए। आपका काम भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, आपकी जो रास्ता का समस्या है वो भी सही हो जाएगा। बिल्कुल, किसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ग्राम सभा हथसरा का ताला का एक ज़मीनी हकीकत, जो कि हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आने से बहुत अधिक समस्याएं होती है। वहाँ पर 2 से 2.5 हज़ार लोग निवास करते हैं, बूढ़े बच्चे, नौजवान, बहन बेटियाँ, महिलाएं, सब वहाँ पर परेशानियों की बहुत ज़्यादा परेशानियों की सामना करती हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये सब समस्याएं हैं जिनको हम आपको ज़मीनी हकीकत के रूप में किसी वीडियो क्लिप में आपको दिखाएंगे। और हम केवल यही उम्मीद करेंगे, हम करछना विधानसभा के सभी नेता, पदाधिकारी, प्रधान, प्रतिनिधि या फिर जिला पंचायत सदस्य और विधायक, सांसद जी से कि किसी समय या किसी ऐसे आप बैकफुट पे आकर ऐसी ज़मीनी हकीकत को देखने का काम करें। किसी दिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सर्वे करें, वहाँ की ज़मीनी हकीकत को देखें। बहुत बड़ी समस्याएं हैं, लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी वीडियो क्लिप में पूरी की पूरी जो समस्याएं हैं उसे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि सर ने भी बताया कि केवल और केवल विकास जो है वो यूनिटी से संभव है। अगर मैं विकास चाहता हूँ तो एकता के साथ हमें रहना होगा, और एकता जब तक नहीं होगी तब तक विकास संभव नहीं है। जैसा कि हम लोग नवरात्रि का पर्व चल रहा था सर, आज विजयादशमी है, तो विजयादशमी के अगर मैं दरमियान बात करूं 9 दिन के नवरात्र में, तो उसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इतनी अच्छी तरीके से भक्ति भाव कर रहे थे। उसी तरीके से अगर एकजुट हो जाएं तो क्या विकास संभव है कि नहीं है सर? देखिए, यही आपसे बताएं कि गांव का विकास होने के लिए गांव में हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति की ज़मीनें होती हैं। जब तक हर व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम अपनी ज़मीन दे करके यहाँ रास्ता निकालें, नाली निकालें, तब तक नहीं हो सकता। एक व्यक्ति दे रहा है, एक व्यक्ति अगर रोक रहा है तो संभव नहीं है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के ज़मीन में अगर पूरी, हाँ ये है कि मान लीजिए अगर दूसरे व्यक्ति का देना उचित नहीं है, घर बन गया है, वो बन गया है, तो बात सही है, मत दीजिए, दूसरे व्यक्ति का ले लिया जाएगा। लेकिन अगर ये कहिए उसका भी खाली है, उसका भी खाली है, तो आप एक व्यक्ति की में लेंगे तो ये उचित नहीं है। नहीं, एक्चुअली ये भी तो हो सकता है कि जो ज़मीन है उसमें वो ज़मीन गवर्नमेंट की हो और उसमें उसने क्या कहते हैं अवैध रूप से मकान बना लिया हो, इस वजह से लड़ाई चल रही हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना सर? देखिए, अवैध ज़मीन में अगर लड़ाई चलेगी भी तो उसके लिए, क्योंकि मान लीजिए ग्राम पंचायत तक है, उसके बाद तहसील तक जाएगा, तो उसके बाद देखा जाएगा कि लड़ाई वास्तव में जो लड़ रहा है उसकी वास्तविक ज़मीन है या फिर सरकारी ज़मीन है। तो अगर आप सरकारी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं तो फिर वो तो सरकार की है, वो तो आप उसमें दावा भी नहीं कर सकते, तो उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी सरकार, ठीक है ना। तो हमें ये नहीं लगता कि आप अगर गवर्नमेंट की ज़मीन में कब्जा किए हुए हैं तो आप उसके लिए लड़ रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो व्यक्ति लड़ रहा है सरकार की ज़मीन में, तो और ग्राम सभा के व्यक्तियों को समझाना चाहिए कि भाई आपकी वास्तविक ज़मीन नहीं है और ये कोई हड़प नहीं रहा है, ये गांव के विकास के लिए हो रहा है। तो आप अगर देंगे, अगर ज़मीन देंगे, अगर वहाँ पे सारी जो भी हमारे पास आवश्यकता हैं, जैसे पानी की आवश्यकता है, टंकी की, हमारे यहाँ हर ग्राम सभा में टंकियाँ बन गई है हमारे ग्राम सभा में, क्योंकि ज़मीनी का समस्या है, टंकी नहीं बनी है, आंगनवाड़ी नहीं बन पाया है, नाली नहीं बन पा रहा है। तो इन सब रोक लगाने के लिए कुल मिलाकर के कोई अदर व्यक्ति नहीं है, गाँव के ही व्यक्ति हैं। और जहाँ रोक लगा हुआ है, जिसकी ज़मीन है, उसके साथ अदर लोग हो जाते हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, विपक्षी वाले हो जाते हैं यहाँ। तो कहाँ कुल मिलाकर के रोक लगाने के लिए विपक्ष पार्टी रहती है।
तो जब रोक लगाएंगे उसके बाद भी कहेंगे कि गांव का विकास नहीं हो रहा है, तो फिर आदमी विकास करेगा कहाँ? आसमान में तो कर नहीं सकता। तो और दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो ग्राम प्रधान का ज़मीन हो, चाहे जो ऐसा नहीं ग्राम प्रधान की ज़मीन है तो ग्राम प्रधान अपनी ज़मीन को बचाए और दूसरे व्यक्ति की ज़मीन में ले जाए, क्योंकि ग्राम का विकास है। व्यक्तियों ने, गांव के लोगों ने आपको ग्राम प्रधान चुना है, तो अगर आपकी ज़मीन पड़ रही तो आप भी उतना रास्ता दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने चुनाव के लिए, अपने प्रधानी के लिए आप रास्ता बिछवाइए, हाँ, फिर उसको उखाड़िए। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। अगर जहाँ समस्या हो रही है उस समस्या को ग्राम सभा के सब व्यक्ति मिल करके ही उसको करें, नहीं तो फिर आप बिल्कुल उसको। तो जिस तरीके से भी सर ने बताया कि जो गांव की समस्याएं हैं उसे अगर एक साथ मिलकर उसे दूर की जाए तो वो दूर की जा सकती हैं। वाकई में अगर गांव में जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा हुआ है तो उस पर जो प्रधान है उस पर विशेष नज़र रखनी चाहिए, उसको खाली करवाना चाहिए। प्रधान उसको तहसील तक ले जाए, उसको आवाज़ को उठाए और गवर्नमेंट उसको खाली करवाए। उसमें जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी नहीं है सर ने कहा, और तमाम जैसे टंकी नहीं है, पानी टंकी जो है हर गांव में लग रही है, तो इसके लिए हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और एकजुट होने की ज़रूरत है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारी जो मूलभूत समस्याएं वो दूर नहीं हो सकती है। तो बने रहिए नेशनल बहुजन टीवी में और बने रहिए जागरूक और सजग। मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा और ज़मीनी हकीकत। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।